हाँ, हेलो साथियों। जीएफआर 2017 की कुछ लिमिट्स रिवाइज हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मैंने कुछ महीने पहले जीएफआर पे वीडियो बनाई थी और उसके बाद कुछ लिमिट्स रिवाइज हुई हैं, कुछ नंबर्स रिवाइज हुए हैं। सो एग्ज़ाम में से 5 से 7 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। जीएफआर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार भी जैम से, वर्क से, प्रोक्योरमेंट से, गुड्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो हमें ये जो लिमिट्स रिवाइज हुई हैं ये एक बार ज़रूर देखनी है, क्योंकि इन्हीं से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जीएफआर 2017 की रिवाइज्ड लिमिट्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ये 10/7/2024 का ओएम है, ऑफिस मेमोरेंडम। सो अमेंडमेंट इन जनरल फाइनेंशियल रूल, ये अमेंडमेंट्स हम देखते हैं। सो पहले तो कुछ अमेंडमेंट्स हुई है वर्क्स को लेकर। हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो होता है वर्क, एक होता है गुड्स और सर्विसेज। ये हम प्रोक्योर करते हैं बेसिकली। वर्क यानी कोई भी काम, मेनली ये कंस्ट्रक्शन का होता है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई रिपेयर करना है ना। सो ये हो गया कंस्ट्रक्शन वाला। गुड्स यानी कोई भी सामान, जिसमें स्टेशनरी गुड्स भी हो सकते हैं या कोई भी छोटा मोटा जो भी सामान हम खरीदते हैं वो हो गया गुड्स। और गुड्स आपको पता है यूजुअली कहाँ से प्रोक्योर करने होते हैं? जेम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना। ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम गुड्स प्रोक्योर करते हैं। और जो चीज़ जेम पे अवेलेबल नहीं है इस पोर्टल पे, भारत सरकार का पोर्टल है ये, तो हम फिर बाहर से टेंडरिंग करते हैं, टेंडर डालते हैं ऑनलाइन या एडवर्टीजमेंट डालते हैं, राइट। सो ये हुई गुड्स की बात। और वर्क्स आप समझ ही गए हैं, यानी कोई बिल्डिंग वगैरह यूजुअली, या कोई भी माइनर रिपेयर वर्क वगैरह कराना होता है। सो ये 2 चीज़ें हमें देखनी है। फाइन, पहले बात कर लेते हैं वर्क्स की। सो ये यहाँ दिया हुआ है, पहले कोई भी रिपेयर वर्क होता था ना, अगर रिपेयर यानी कोई भी बिल्डिंग है, जैसे कि उसका कुछ, जैसे लेट्स से कलर उतर गया है या सीमेंट उतर गई है, तो उसमें रिपेयरिंग करानी है, कुछ टूट गया है कुछ बिल्डिंग का, ठीक है। तो वो पहले लिमिट होती थी 30 लैक्स। इसकी मैंने ट्रिक से याद कराया था आपको, वर्क यानी डब्ल्यू लुक्स लाइक 3, सो 30 लैक्स का करवाया था। तो अब आपको ये ट्रिक बदलनी पड़ेगी। अब ये लिमिट हो गई है 60 लैक्स। सो 60 लाख तक का अगर काम है ना, 60 लाख से नीचे का, वो मिनिस्ट्री अपनी डिस्क्रिशन पे करवा सकती है, यानी अपनी मर्जी है कहीं से भी करवाए। और 60 लाख से ऊपर का अगर काम करवाना है तो वो CPWD या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी से करवाना पड़ेगा, है ना। तो अब आपको नई ट्रिक बताता हूँ याद करने की। 60 यानी कि 60 साउंड्स लाइक सीमेंट ना, सीमेंट से तो हम वो करवाते हैं, सै और टै सीमेंट में भी आता है। याद करने का तरीका है 60 लाख, है ना। वर्क की जहाँ भी बात आ जाए, 60 लाख से नीचे मिनिस्ट्री अपनी मर्जी से करवाएगी, 60 लाख से ऊपर CPWD से करवाएगी। फाइन। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है, अबो 60 लाख में किसी भी ये जो हमारा पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि CPWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, या कोई भी जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, डिफेंस है, मतलब वो भी गवर्नमेंट एजेंसीज कोई भी, है ना। इतना डीप में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ लिमिट याद रखनी है। ये जो 60 लाख की लिमिट है, 60 कैसे याद रखना है? सीमेंट से। वर्क जो होता है ना, वर्क, रिपेयर वर्क, सो ये हम करवाएंगे 60 यानी सीमेंट, इससे याद रख सकते हैं। 60 से कम है तो अपने डिस्क्रिप्शन पे, 60 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, CPWD है जैसे कि। फाइन। उसके बाद आता है ऊपर हमने बात की ना
पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर हमने बात की थी PWO, पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन, जैसे CPWD। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव बताया है कि 60 लाख से ऊपर वाला काम कराना है ना, तो किसी भी PSU को भी दे सकते हैं, है ना। इतनी सी बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। या कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने नोटिफाई की है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, बस ये 60 लाख वाला मामला याद रखना है हमें। ओके, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, प्रोसीजर क्या होगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। ठीक है, इसमें ये है कि अगर काम 10 लाख से कम का है तो हम बुलाएंगे लिमिटेड टेंडर, और 10 से 60 का है तो बुलाएंगे ओपन टेंडर। ठीक है, कुछ इस तरह से है। ये है 0, ये 10 लाख, ये 60 लाख, और ये 60 लाख से ऊपर। 10 लाख से कम का है तो हम बुलाएंगे लिमिटेड टेंडर, 10 से 60 का है तो हम बुलाएंगे ओपन टेंडर, और 60 लाख से ऊपर है तो फिर फिक्स है CPWD या सेंट्रल कोई भी पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे करवाना ही करवाना है। यहाँ तो क्लियर है 60 लाख से ऊपर में। तो 60 लाख से नीचे में 10 से 60 के बीच में तो ओपन टेंडर। ओपन टेंडर का मतलब है कि प्रॉपर एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा वेबसाइट पे भी और न्यूज़पेपर में भी। लिमिटेड टेंडर में मतलब है कि जो भी 3-4 बंदे होंगे ना, 3-4 फॉर्म्स जो होंगी, उन्हीं से ही कांटेक्ट करके उन्हीं को टेंडर, उनमें से ही किसी एक को टेंडर दे दिया जाएगा। ओपन आप समझ गए, जिसमें पूरा न्यूज़पेपर वगैरह में छपेगा हर जगह, वो ओपन टेंडर होगा। उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और जो L1 होगा, लोवेस्ट बिडर, हाँ क्वालिफ़िकेशंस भी मीट करनी है उसको, वो अलग बात है क्वालिटी, बट यूजुअली लोवेस्ट को दिया जाता है ना। सो ये लिमिट जो है ना 10 से 60, यहाँ पे ओपन है, ओपन टेंडर, और 10 से कम है अगर तो लिमिटेड टेंडर है। यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो आप, इसको याद करने का एक और तरीका है, जो जेम है ना उसमें भी 10 लाख से ऊपर में ओपन टेंडर है, और 10 लाख से यहाँ पे आता है उसमें 50,000। यहाँ पे 3 जो फर्म्स है ना उनका कंपेयर किया जाता है, और उसमें से लो, और 50,000 से नीचे में वहाँ पे मतलब बिना कोटेशन के ही जेम में किया जा सकता है। तो वर्क और जेम दोनों में सेम ही है। जेम पे भी 10 लाख से ऊपर में ओपन टेंडर करना पड़ता है, यहाँ भी ओपन टेंडर है। फाइन, याद करना इजी हो गया। और 10 को ऐसे याद रख सकते हो, ओपन टेंडर, दिस लुक्स लाइक 10 ओनली ना, अगर इसको उल्टा कर दे आप, ये 0 है ये 1 है, ऐसे याद रख सकते हो आप। ओपन टेंडर यानी 10 lakhs। फाइन, सो यहाँ पे हमारा वर्क वाला पोर्शन ख़त्म होता है। वर्क में एक बार फिर से देख सकते हो आप, ये 0, 10, 60, 60 से ऊपर, ये था हमारा। 60 से ऊपर तो पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को ही देना है। 10 से 60 में हमारे पास होगा ओपन टेंडर, 0 से 10 में लिमिटेड टेंडर। फाइन, और जेम में भी 10 लाख से ऊपर ओपन टेंडर होता है। फाइन, अब जेम की बात करते हैं हम। सो जेम के बारे में कुछ बेसिक बातें दी हुई है। जेम एक तरह का अमेजॉन है, यूँ समझो, भारत सरकार का अमेजॉन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं ना, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह, उनके लिए एक ई मार्केट प्लेस की तरह है। यहाँ पे स्टेशनरी का सामान और बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ भी लेना हो वो मिल जाता है यहाँ पे। सो मिनिस्ट्रीज़ के लिए ये मैंडेटरी है ख़रीदना जेम से। जो सामान जेम पे अवेलेबल है वो जेम से ही ख़रीदना है। सो इस पे एडवर्टीज़मेंट वगैरह डलता है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पुरानी वीडियो में भी देखी थी कि जो सप्लायर्स है ना,
उनकी क्रेडेंशियल्स चेक करना, उनकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह, उनकी डिटेल्स चेक करना, ये जेम का ही काम है ना। जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल एक बना हुआ है, उसका काम है। तो फिर जो एडमिन क्या करेगा, फिर जो डिपार्टमेंट है जो प्रोक्योर कर रहा है, वो चेक करेगा कि रेट्स रीज़नेबल हैं या नहीं, ये देखना है। जेम क्या करेगा, ये जो सप्लायर्स है ना, सप्लायर्स, उनको चेक करेगा कि भाई वो ठीक है या नहीं, उनके क्रेडेंशियल्स। और हम लोग क्या करेंगे, एडमिन वाले बंदे, प्रोक्योरमेंट वाले बंदे, ये चेक करेंगे कि रेट्स रीज़नेबल है या नहीं, है ना। यहाँ पे लिमिट्स रिवाइज हुई हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, 25,000 उसका आंसर होना था। इस बार पूछा जाए तो आंसर होगा 50,000। सो 50,000 के लिए कोई टेंडर की आवश्यकता नहीं है। जो भी अवेलेबल सप्लायर है जो मीट कर रहा है क्वालिफ़िकेशन वगैरह स्पेसिफिकेशन, उससे हम ऑर्डर कर लेंगे। एक्सेप्शन इसमें ये है कि कोई ऑटोमोबाइल का सामान खरीदना है तो वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के हम खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो इसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। 0 से ये हो गया हमारा 50 के, और फिर ये हो गया 10 लैक्स। 0 से 50,000 तक तो कोई नो बिड्स, कोई बिडिंग की आवश्यकता नहीं है। जो आपको दिखे बढ़िया क्वालिटी मीट कर रहा हो, उसे ख़रीद लो। 50,000 से 10 लाख के बीच, यहाँ पे हम 3 अलग अलग वेंडर्स देखेंगे, उनके रेट्स को कंपेयर करेंगे, जो लोएस्ट होगा उसको ले लेंगे। और 10 लाख से ऊपर यहाँ पे हमें ओपन टेंडर करना पड़ेगा। फाइन, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अबो ₹50,000 एंड अप टू 10 लैक्स, ये होगा थ्रू जेम सेलर हैविंग लोएस्ट प्राइस अमंग द एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑन जेम। 3 के हम डिटेल वगैरह चेक करेंगे और ऑनलाइन बिडिंग वगैरह करेंगे और फिर प्रोक्योर कर लेंगे, ठीक है। अबो 10 लैक्स में यहाँ पे हमें बिड्स मैंडेटरी है ऑब्टेन करना, और इसके लिए टूल यूज़ होता है, रिवर्स ऑक्शन टूल, ये यूज होता है। एक तो ऑक्शन होता है, ऑक्शन यानी बोली लगाना। यहाँ पे ऑक्शन हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई सामान बेचना हो आगे। जैसे सरकार बेचती है ना कोई एंटीक्स, जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत, उनकी बोली लगा के सरकार बेचती है, ऑक्शन इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं, सरकार इनको बेच देती है जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाता है। रिवर्स ऑक्शन इसका उल्टा है, इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सेलर्स हैं बहुत सारे। तो जो लोएस्ट होगा ना, L1 लोएस्ट, इससे सरकार खरीद लेगी। यहाँ हाईएस्ट को बेच रही थी, ये ऑक्शन हो गया। रिवर्स ऑक्शन में लोएस्ट को बेच देगी, सॉरी लोएस्ट से खरीद लेगी। तो ये हो गया रिवर्स ऑक्शन टूल, ये जेम पोर्टल पे ही अवेलेबल होता है, ठीक है। सो ये लिमिट याद रहेंगी, 0 से 50,000 और फिर 10 लैक्स। 10 लैक्स से ऊपर ओपन बिडिंग है रिवर्स ऑक्शन टूल के थ्रू। ये वर्क्स में भी सेम ही थी, 10 लैक्स, बस ये 50,000 यहाँ पे नया है। 50,000 से 10 लाख के बीच में हम 3 मैन्युफैक्चरर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और 50,000 से नीचे हमें नो बिडिंग, कोई बिडिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हमारा जेम से हो गया है। सो रूल 154 के तहत यहाँ दिया हुआ है, परचेज ऑफ गुड्स अप टू 50,000, ये हम कर सकते हैं विदाउट कोटेशन, है ना। बस एक सर्टिफिकेट देना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को।
है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये इसमें लिखेगा आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स आर ऑफ द रिक्विजिट क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्वालिटी, एक तो यहाँ पे बात हुई है क्वालिटी की, यानी प्रोडक्ट बढ़िया है एकदम, कोई ख़राबी नहीं है, और स्पेसिफिकेशन यानी जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसको भी मीट कर रहा है ना, और रीजनेबल प्राइस भी है उसका, स्पेसिफिकेशन भी मीट कर रहा है, क्वालिटी भी है ना, क्वालिटी भी है, फीचर्स भी है, और रेट भी है, और क्या चाहिए, है ना। ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 50,000 से कम के सामान पे। ठीक है, 50,000 से 10 लाख पे 3 मैन्युफैक्चरर्स देखेंगे, और 10 लाख से ऊपर ओपन टेंडर। ठीक है, ये हमारी बात हो गई है जेम से प्रोक्योरमेंट की। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे फिर रूल 155 आता है। मान लो कोई सामान जो है वो जेम पे अवेलेबल ही नहीं है, फिर हमें एक 3 बंदों की परचेज कमेटी बनानी पड़ती है ना। सो ये परचेज कमेटी जो है ना, ये मार्केट में जाके रिसर्च करती है, इसको लोकल परचेज कमेटी कहते हैं। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये चेक करती है रेट, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और फिर फाइनली रेकमेंड करती है। ओके, सो ये भी 50,000 से 5 लाख ये लिमिट है, पहले ये 2.5 लाख होता था। सो 50K से नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो हम बिडिंग करने की नीड ही नहीं है, ये तो अपने लेवल पे अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है। 50,000 से यहाँ पे लिमिट 5 लाख की है। इसके बीच में लोकल परचेज कमेटी LPC। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है, सॉरी मिट गया ना, 50,000 से लेकर के 5 lakhs, है ना, ये है लोकल परचेज कमेटी बनेगी 3 मेंबर्स की। सो LPC में 3 लेटर्स आ रहे हैं तो 3 मेंबर्स हो गए। अब याद करना है, 50,000 तो याद ही है हमें। ठीक है, 5 लाख, 5 lakhs, ये देखो L तो आ ही रहा है यहाँ पे, P 5, है ना, P से 5 लाख, ये रहा 5 लाख बन गया PL, यानी 50,000 से 5 लाख लोकल परचेज कमेटी। फाइन, याद करने की हिंट मैंने दे दी है, यू कैन रिमेंबर इट। अब आता है कुछ विशेष टाइप के सामान होते हैं जो जेम वगैरह पे कहीं भी नहीं मिलते हैं, उसके लिए एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ती है। एक होती है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, एक होती है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। एडवर्टाइज में तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें एडवर्टीजमेंट की जाती है ऑनलाइन और अखबार वगैरह में निकाला जाता है। ये बहुत बड़े ऑर्डर्स के लिए होता है, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख से ऊपर का अगर सामान है ना, तो एडवर्टीज्ड टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ती है। और लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ती है अगर 50 लाख से कम का सामान है। फाइन, और लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसके पास एक सप्लायर्स की लिस्ट होती है, उन्हीं में से ही वो बुला लेते हैं उनको कि भाई हमें सामान चाहिए 50 लाख से कम का है तो आ जाओ आप। लेकिन 3 बंदे तो कम से कम होने चाहिए, मोर देन 3, 3 भी नहीं, 3 से ज़्यादा सप्लायर्स जो है ना, वो कम से कम 3 से ज़्यादा होने चाहिए, मोर देन 3, यानी 4 सप्लायर तो आप बुलाओ कम से कम।
सो ये 50 लैक्स की लिमिट याद रखनी है। 50 लाख से ज़्यादा है कोई सामान तो उसके लिए हम करेंगे एडवर्टाइज्ड टेंडर। 50 लाख से कम है तो करेंगे लिमिटेड टेंडर। और आप मुझे बताओ, लोकल परचेज कमेटी हम कब बनाते हैं? लोकल परचेज LP यानी 5 लाख, 5 लाख से कम हो और 50,000 तो हमें याद ही है। ठीक है, यहाँ लोकल परचेज कमेटी बनती है कितने मेंबर्स की? 3 मेंबर्स की। फाइन। और जेम की क्या लिमिट थी? जेम में हमारे पास 50,000 तो है ही, उससे ऊपर 10 लाख। 10 लाख से ऊपर हम करेंगे ओपन टेंडर। 50,000 से 10 लाख हम 3 मैन्युफैक्चरर्स का सामान देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। 50,000 कम में हमें कोई बिडिंग की नीड नहीं है, नो बिड्स। ये हो गया जेम की बात। वर्क में हमने लिमिट, वर्क किससे बनता है? सीमेंट से। सीमेंट से हमने देखा था 60 लाख। 60 लाख से ऊपर, 60 लाख से नीचे। 60 लाख से ऊपर का है फिर तो हम कराएंगे किसी भी सेंट्रल पब्लिक या स्टेट पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन से। और 60 लाख से नीचे का अगर है तो मिनिस्ट्री का अपना डिस्क्रिशन है। सो ये हमने देखा था यहाँ पे 60 लाख से ऊपर तो पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को देना है, सरकारी संस्था को। और 60 लाख से नीचे है तो मिनिस्ट्री अपने डिस्क्रेशन पे करेगी काम। इसमें भी एक लिमिट और थी, 60 लाख से नीचे 10 लाख। 10 लाख से नीचे अगर है तो लिमिटेड टेंडर, 10 से 60 है तो ओपन टेंडर। ठीक है, ये याद रख लेंगे आप। ये हो गया वर्क्स की बात। वर्क में इतना ही है। सो हमारा वर्क भी हो गया है, जेम भी हो गया है। लोकल परचेज कमेटी जब जेम पे नहीं अवेलेबल है तो वो भी हो गया है, लोकल परचेज कमेटी। और कुछ भारी भरकम सामान होते हैं विशेष टाइप के, 50 लाख, उसमें हमने देखा है एडवर्टीज टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ती है उसमें। ठीक है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ती है 50 लाख से कम है तो। फाइन। और इसमें कम से कम 4 सप्लायर्स तो होनी चाहिए, लिमिटेड में भी। फाइन। ओके, सो हमने देखा था लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ती है अगर, हाँ, 50 लाख से कम है। 50 लाख से ज़्यादा में करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट। बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से भी काम चला सकते हैं। जहाँ सामान 50 लाख से ज़्यादा का लेना है वहाँ कुछ केसेस में हम लिमिटेड टेंडर भी कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करने की नीड नहीं है। वो केसेस कौन से हैं हम देखते हैं। सो पहला तो मैटर है अर्जेंसी का, कि जो डिमांड है ना सामान की वो अर्जेंट है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री को ऑन रिकॉर्ड लेनी पड़ेगी बात, फाइल में नोट शीट पे लेनी पड़ेगी कि ये अर्जेंट है और उसके कारण बताने पड़ेंगे, है ना। एक तो हो गई अर्जेंसी की बात। ठीक है, और फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी एक दूसरे केस में कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है एडवर्टीज़ करना, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है एडवर्टीज़ करना, तो हम एडवर्टीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा केस है सप्लाई जो है ना, हमें पता है कि कुछ डेफिनेट सोर्सेज हैं, उनके अलावा और कोई सोर्स है ही नहीं। ये यूजुअली कुछ डिफेंस के आइटम्स होते हैं कि हमें पता है कि यही कंपनी हमें ये आइटम प्रोवाइड करा पाएगी, तो पहले से फिक्स ही है तो फिर उसमें क्या एडवर्टाइज़ करना है, ऑलरेडी पता है ना हमें। सो
तीन केसेस हैं। एक तो जहाँ पे हमें सोर्सेस पता हो एकदम कि यहीं से लेना है, तो वहाँ एडवर्टीज़मेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर रीजंस हैं, सफिशिएंट रीजंस, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। एक में अर्जेंसी का मामला है कि अर्जेंट है, जल्दी दो। यहाँ कह रहे हैं कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये तीन रीजंस हैं, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, है ना, याद रखना है हमें। फिर एक कॉन्सेप्चुअल बात आती है रूल 173 में कि मान लो हम 50 लाख से ऊपर का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। हमने देखा था ना 50 लाख से ऊपर का सामान एडवर्टीज टेंडर में। इसके अलावा एक परचेज कमेटी अगर इसके लिए बनाई जाती है ना, तो उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर लेट्स से। तो कोई भी मेंबर जो है ना एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करेगा, सारे मेंबर इंडिविजुअली काम करेंगे अपने लेवल पे, ठीक है। एक दूसरे को रिपोर्ट करने लगे तो एक बंदे की मोनोपोली हो जाएगी ना, वो मैनिपुलेट कर सकता है रेट्स को। तो ये अपने अपने लेवल पे मार्केट में जाके रिसर्च करेंगे, है ना। सो ये बात ध्यान रखनी है कि ये 50 लाख से ऊपर का सामान लेना है ना, तब भी ये चीज़ लागू है। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ है नो मेंबर ऑफ द परचेज कमेटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमेटी। ऑलराइट, ओके। सो हमारा प्रोक्योरमेंट गुड्स का पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। गवर्नमेंट ऑफिस में सर्विसेज भी तो चाहिए ना, जैसे कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए होती है ना। सिक्योरिटी नॉन कंसल्टेंट में आती है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज की बात करते हैं। इसमें लिमिट्स बड़ी आसान है, सारी 50 लाख ही हैं, है ना, याद करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो अगर 50 लाख तक की सर्विसेज हायर करनी है ना हमें, 50 लाख से कम की, तो हम एक लॉन्ग लिस्ट बनाएंगे, लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स। एक लिस्ट होगी, उसमें बंदों के नाम होंगे, ठीक है। ये इनफॉर्मल इंक्वायरी के थ्रू बनती है। जैसे और डिपार्टमेंट से पूछ लिया, भाई आपके यहाँ बताओ कौन सी फर्म्स वगैरह हैं, कौन कौन से बंदे कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो उनसे मांग मांग के हम लिस्ट बना लेते हैं एक लंबी। उन्हीं में से ही हम फिर छांट लेते हैं जो भी सबसे सस्ता होता है, जो सबसे कम में सर्विसेज दे रहा होता है अपनी, है ना। ये तो बात हुई अगर 50 लाख से कम की बात है। 50 लाख से ज़्यादा, अबव 50 लाख, इस केस में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे फ्रॉम द कंसल्टेंट्स। ये हम जेम और सीपीपी पे पब्लिश भी करेंगे, ठीक है। एडवर्टीज्ड होगा, एडवर्टीज टेंडर इंक्वायरी एक तरह की है ना। सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ जब सर्विसेज हायर करते हैं ना, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा जाता है कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है हमें कंसल्टेंसी सर्विस देने में। यहाँ हम प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, है ना। गुड्स में जैसे होता है ना, उसमें हम टेंडर डालते हैं, टेंडर नहीं होगा यहाँ पे एक तरह का। यहाँ हम इनवाइट करेंगे, इंटरेस्ट को इनवाइट करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ना यहाँ पे। कंसल्टेंट्स इंसान ही तो होता है, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें हम सारा बता देंगे, स्कोप ऑफ वर्क वगैरह जो भी है ना, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, है ना, ये सब बता देंगे हम। और जो नॉन कंसल्टिंग सर्विस की अब हम बात कर देते हैं। नॉन कंसल्टिंग में यूजुअली सिक्योरिटी सर्विसेज आती हैं,
सिक्योरिटी में कोई कंसल्टेंसी तो नहीं हो रही ना राइट। या कोई और मैन पावर की नीड है, जैसे हाउस कीपिंग सर्विसेज है ना, ये भी तो सर्विसेज ही हैं। यहाँ भी लिमिट 50 लाख की है। 50 लाख से कम का अगर हमें सर्विसेज हायर करनी है तो हम एक लिस्ट बना लेंगे, प्रिलिमिनरी लिस्ट, और उनमें से कॉन्ट्रैक्टर्स को हम छांट लेंगे। ठीक है, सो इतना ही है, एक तरह की लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी हो जाती है। बस ये जो छांटेंगे ना फाइनल हम, इसमें कम से कम 3 को तो शॉर्ट लिस्ट करना है, मोर देन 3, शुड बी मोर देन 3। ये भी याद इजी हो गया हमारे लिए। 4 बंदों को वहाँ भी था, पहले हमने देखा था ना लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में। ठीक है, सो और 50 लाख से ऊपर है तो फिर तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीज टेंडर इंक्वायरी, जेम पे डली गई है ना। जेम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये यूजुअली जेम सामान खरीदने के लिए होता है, बट सर्विसेज भी यहाँ पे जेम पे अवेलेबल होती हैं। एडवर्टीज़मेंट हमें जेम पे डालना ज़रूरी है, क्योंकि जेम से वाइड पब्लिसिटी मिलती है। जेम अपने आप में बहुत बड़ा पोर्टल है। जेम ने जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है ना, वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया एक तरह से। पहले ये होता था कि जो अपने जानकार लोग होते थे ना, सिर्फ वही गवर्नमेंट के किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाते थे। जेम के आने के बाद जो छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं ना, उनको भी ट्रांसपेरेंटली मौका मिला है ऑनलाइन पार्टिसिपेट करने का। तो जेम बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है अपने आप में, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, है ना। सो ये बात हो गई हमारी सर्विसेज की भी। अब बात है सरकारी दफ्तरों में जो सामान पड़ा है फालतू का, रेजिडुअल सामान, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। तो यहाँ पे बात आती है 4 लाख से पहले कम की। 4 लाख से ज़्यादा की बात पहले करते हैं हम। 4 लाख से ज़्यादा है तो क्या करना है। सो हम एडवर्टीज्ड टेंडर करेंगे, बिड्स मंगवाएंगे हम, है ना, या पब्लिक ऑक्शन कर देंगे। 2 ऑप्शन है हमारे पास। पब्लिक ऑक्शन भी आ जाता है, जैसे मान लो ये मेरे पास रद्दी का सामान पड़ा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लोगों को बुला लूँगा, ठीक है, वेंडर्स को बुला लूँगा जो भी है, उनको बोलूँगा भाई ऑक्शन करते हैं हम इस सामान का, कौन ज़्यादा बोली लगाएगा देखते हैं। रिवर्स ऑक्शन में हम सामान खरीदते हैं, यहाँ हम बेच रहे हैं तो ऑक्शन होगा, है ना। सामान खरीदते हुए रिवर्स ऑक्शन होता है, उसमें हम बोलते हैं कि भाई कम से कम में कौन दे रहा है सामान। हम यहाँ पे बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा में कौन ले रहा है हमारा सामान। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट बिडर की, H1। वहाँ रिवर्स ऑक्शन में हम जेम पे बात कर रहे थे L1 की, लोवेस्ट बिडर की, कि कम से कम में हमें कौन दे देगा सामान। H1 में हम देखेंगे हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा में कौन ले लेगा हमारा कबाड़, जो भी ऑब्सोलीट सामान पड़ा है। सो जिस सामान की रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बिड्स मंगवाएंगे थ्रू एडवर्टीज्ड टेंडर, या पब्लिक ऑक्शन कर देंगे। रिवर्स ऑक्शन नहीं करेंगे, ऑक्शन करेंगे। सो ये हुई हमारी बात। और 4 लाख से कम है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें खुद डिटरमाइन करेगी, है ना, ये उसकी डिस्क्रिशन की बात है। ऑल राइट, सो ये 4 लाख जो है ना, ये याद रखना है हमें। 4 लाख, इसको आप याद रख सकते हो। 4 साउंड्स लाइक चोर, चोरी का सामान यानी फालतू रद्दी सामान, ठीक है। सो तरीका है याद रखने का 4, फाइन। सो आई होप आपको ये 4 लाख जो है रद्दी सामान की लिमिट याद रहेगी। 4 लाख से कम है फिर तो डिस्क्रिशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और 4 लाख से ज़्यादा है तो हमें या तो ऑक्शन कर दो, उस सामान का बोली लगा दो, या फिर ओपन टेंडर या एडवर्टीज्ड टेंडर।
ठीक है। सो ये हमारे डिप्टी सेक्रेटरी के साइन है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के। सारे सेक्रेटरीज जो मिनिस्ट्रीज़ के होते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, एफए, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ये इनको गया है। सेक्रेटरीज हमने देखे थे, हमने ऑफिस प्रोसीजर की वीडियो में देखा था, सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी और जो कि मिनिस्टर को असिस्ट करता है। इसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होता है और उससे नीचे जॉइंट सेक्रेटरी और फिर डिप्टी सेक्रेटरी आता है। ये रहा डिप्टी सेक्रेटरी। फिर आता है अंडर सेक्रेटरी, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर एलडीसी, यूडीसी। अंडर सेक्रेटरी हेड करता है ब्रांच को, डिप्टी सेक्रेटरी करता है किसको, डिवीज़न को। फिर जॉइंट सेक्रेटरी ये करता है विंग को। एडिशनल सेक्रेटरी भी विंग को करता है, मल्टीपल विंग्स को। ये चीज़ें हमें ऑफिस प्रोसीजर में हमने पढ़ी थी। आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट। सो ये हमारा जो पूरा ऑफिस मेमोरेंडम था हमने कवर कर लिया है 30 मिनट्स में, बहुत ही डिटेल में। और इससे एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो आप, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। और जीएफआर के कुछ और टॉपिक्स हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे जल्दी। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, वर्क वाला और गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ठीक है। ये 2 चैप्टर है, चैप्टर 5 और 6। बाकी के चैप्टर्स हम कवर कर लेंगे, है ना, आने वाले टाइम में। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है वो, क्वेश्चन इन्हीं से ही आएंगे अगर आएंगे तो। बाकी भी मैं कवर करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसी के साथ हमारा जीएफआर की जो रिवाइज्ड लिमिट्स थी वो हमने कवर कर ली हैं। सो लेट्स रैप अप दिस सेशन। बाकी की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में आपको पता ही है FRSR आने वाला है और कंप्यूटर की वीडियो हमारी आने वाली है। फिर हम देखते हैं लास्ट में करंट अफेयर्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कहेंगे। इसके अलावा और किस पे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं। FRSR, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, आप बता सकते हैं। और किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए हम बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तो आपको पता ही है 1 वीक के बाद हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा, अगले 1 वीक में। उसके बाद हम फिर MCQ प्रैक्टिस करेंगे। सो ये हमारा आने वाले टाइम का लेखा जोखा है और मैं पूरी शिद्दत से लगा हुआ हूँ कि आपका बेस्ट से बेस्ट एग्ज़ाम जाए और हम जीत के वापस आएँ, है ना, सिलेक्शन लेके वापस आएँ। फाइन, तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम में। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। सो सी यू सून इन द अपकमिंग वीडियोस। हैव ए गुड डे।